जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। पाकिस्तान जिस तरीके की इस वक्त हरकत कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त बयानात सामने आ रहे हैं, उनके फौजी सरबराह की धमकी भी पिछले दिनों देखने को मिली थी। इन सबको देखते हुए मुल्क में एक अलग तरह की फिजा बन रही है और मुल्क एक और सर्जिकल स्ट्राइक कहीं ना कहीं मांग रहा है। जहां 2016 में उड़ी दहशतगर्दाना हमले के बाद फौज ने 28-29 सितंबर की रात को एलओसी के पार जाकर के पाकिस्तानी दहशतगर्दों को मार गिराया था, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर जाना जाता है, जाना जाता रहेगा। हिंदुस्तान की इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। हालांकि झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, जिसकी पोल पूरी दुनिया के सामने भी खुल गई। लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तानी उसी तरह की हिमाकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर वो जंग भड़काने की कोशिश कर रहा है, कश्मीर में दहशतगर्दों को फरोग दे रहा है। तो क्या एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? क्या फिर से पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है? क्योंकि आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का तो यही कहना है कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को देखते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। इसी मौजू पर आज हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद होगा जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स से जुड़ा हुआ होगा, ना कोई सियासी पार्टी, ना कोई सियासी तर्जुमान, बस हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे और उनसे हम जरा पूरे मसले की तफसीलात को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर पाकिस्तान फौजी ताकत में हिंदुस्तान के सामने कहीं टिक भी पाता है या नहीं। देखिए इस रिपोर्ट में। उनतीस सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह के पहले आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हिंदुस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह ने कहा कि अभी जम्मू कश्मीर में जैसे हालात हैं, उसे देखते हुए एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। इससे पहले रावत ने हिंदुस्तानी हुकूमत के पाकिस्तान के साथ बातचीत रद्द करने के फैसले का ये कहते हुए हिमायत की थी कि दहशतगर्दी और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हमारे मुआविन चैनल जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग के अंदेशे से इनकार नहीं किया है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स जब एग्जीक्यूट की थी तो आपने जैसा कहा कि खास मकसद के साथ आपने की थी। आपको ऐसा लगता है कि वो मकसद पूरा हुआ? क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन तो अभी भी हो ही रहा है, आतंकवाद अभी भी कश्मीर में है ही, आतंकवादी अभी भी आ ही रहे हैं। आपको ऐसा लगा कि एक लंबा गैप आ गया 2 साल का, उस दौरान भी कुछ और एक सीरीज इस तरह की एक्शन की हो जानी चाहिए थी? देखिए, उस वक्त जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, हमें खबर थी कि सरहद के पार कुछ आतंकी और भी तैनात किए गए हैं पाकिस्तान द्वारा, जो कि हमारे इलाके में घुसपैठ करके हमारे ऊपर और हानि पहुंचा सकते थे, कश्मीर में और टेररिस्ट एक्ट हो सकते थे। तो उस वक्त हमने सोचा कि जो ये टेररिस्ट कैंप्स हैं, इनको कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया जाए। उनका मकसद सिर्फ एक सिग्नलिंग था कि अगर इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी तो हम भी सरहद के पार जाकर टेररिस्ट के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। फौजी ताकत के मामले में पाकिस्तान हिंदुस्तान के आसपास भी नहीं टिकता है। हिंदुस्तान के पास 11,29,900 एक्टिव फौजी हैं। वहीं पाकिस्तान की फौज में 6,17,000 जवान हैं, तो वहीं 9,60,000 रिजर्व फौजी दस्ता है। रिजर्व और पैरामिलिट्री शामिल करने के बाद ये तादाद 14,34,000 पहुंच जाती है, जबकि हिंदुस्तान की पैरामिलिट्री और रिजर्व फौज को जोड़ने के बाद ये तादाद 47,68,000 के पार पहुंच जाएगी। इसके अलावा हिंदुस्तान के तकरीबन 5,000 के आसपास कई तरीकों के टैंक हैं। इसके साथ ही लॉन्चर्स का पूरा खजाना है। अगर मिसाइल्स की बात करें तो दुनिया जानती है कि हमारे पास पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस बैलिस्टिक जैसे मिसाइलों की पूरी रेंज है, जो किसी भी बाड़े को निस्तेनाबूद करने के लिए काफी है। बात अगर एयरफोर्स की करें तो पाकिस्तान की फोर्स हिंदुस्तान के सामने आधा दम भी नहीं भरती है। पाकिस्तान की एयरफोर्स में 65,000 एक्टिव फौजी हैं, 530 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हैं और 9 एयरबेस को ऑपरेट किया जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान के पास 12,700 मुलाजिम, 1,500 एयरक्राफ्ट हैं, जो एक बार में पूरे पाकिस्तान को घेर सकते हैं।
इसके अलावा पाकिस्तान के पास अमेरिका, चीन और फ्रांस में बने मिग फाइटर प्लेन्स हैं, जबकि हमारे पास बड़ी तादाद में सुखोई और मिराज जैसे फाइटर प्लेन्स हैं, जो पाकिस्तान की तकनीक से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। नेवी के मुकाबले में भारत की ताकत 3 गुना से भी ज्यादा है। हिंदुस्तान के पास एयरक्राफ्ट बैरियर, 16 जमीन और पानी पर चलने वाले जंगी जहाज, 31 गश्ती जहाज, 8 माइन वीपर्स न्यूक्लियर हमला करने वाले सबमरीन के अलावा 8 गाइडेड मिसाइल, 15 गाइडेड मिसाइल्स जंगी जहाज, 14 डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर अवदोज, 24 क्वार्टीज और 18 एक्स्ट्रा जहाजों का बेड़ा है। हालांकि बात अगर न्यूक्लियर पावर की करें तो अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की न्यूक्लियर ताकत पाकिस्तान से काफी बेहतर है। हालांकि किस मुल्क के पास कितने परमाणु बम है, इसका सही आदद-ओ-शुमार मौजूद नहीं है। दरअसल ये मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है, इसीलिए इसकी तादाद कोई सही नहीं बताता है। इन सब आदद-ओ-शुमार पर गौर किया जाए तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की हैसियत भारत के सामने कुछ भी नहीं है, चाहे वो जमीन पर हो या आसमान में हो या फिर पानी में। फिर भी जंग के लिए पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान को उकसाता रहता है, कभी मुल्क में हमले करके तो कभी सरहद के रास्ते दहशतगर्दों को भेजकर। लेकिन 3 मर्तबा हिंदुस्तान से शिकस्त खाने के बाद भी पाकिस्तान ये नहीं जानता कि अगर अब वो मैदान जंग में मिला तो उसके बाद शायद ही कभी ख्वाबों में मिलेगा। जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। सवाल यह है कि क्या अब वो वक्त आता हुआ दिखाई दे रहा है या वो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि 5वीं बार पाकिस्तान से आर या पार होगा, क्योंकि 4 बार इससे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजें आमने सामने आ चुकी हैं। लेकिन क्या इस वक्त जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान जिस तरीके से उकसाने का काम कर रहा है, क्या हम भी चुप बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो हालात पैदा हो रहे हैं उसका क्या असर हो सकता है, किस तरीके के हालात आगे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों ममालिक की तरफ से जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, बहुत सख्त इशारे इसके नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब पर जरा हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आज कोई पॉलिटिकल गेस्ट नहीं है, बल्कि सभी माहिरीन हैं और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर मिस्टर जे.के. त्रिपाठी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ मौजूद हैं और वहीं हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट रोबिंद्रो सचदेव जी मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट निनाज सेठ साहब हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद निजामी साहब हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। जी सलाम पर हमारे साथ बातचीत में आप शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत इस्तकबाल। त्रिपाठी जी, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं। जो हालात हैं, ठीक है कि जब बाजवा साहब की धमकी सामने आती है, जिस तरीके से कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ गया है, दहशतगर्दाना जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ रही हैं, गफूर साहब का बयान सामने आता है, बाजवा की धमकी सामने आती है, इमरान खान भी नाजेबा ट्वीट करते हैं, तो क्या हम चुप बैठेंगे? हमारे अगर आर्मी चीफ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे, तो उकसाया तो आपने। देखिए, ये बात तो सही है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, और ये भी उतनी ही सही है कि पाकिस्तान उकसा रहा है। लेकिन उकसाने के जवाब में हम क्या करेंगे ये कोई निश्चित नहीं है, न ये सेना को के लिए बताना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि सैनिक कार्रवाई जो होती है बता करके ढिढोरा पीट के नहीं की जाती है। आपने देखा होगा कि जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2 साल पहले, उसमें हमने पहले से नहीं कहा था, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक में 2 एलिमेंट होते हैं। एक तो होता है सरप्राइज का और दूसरा होता है प्रिसीजन का। तो इसलिए हमने पहले नहीं कहा था, लेकिन उसके बाद हमने माना कि हमने ये किया है। तो अभी ऐसा है कि अभी कुछ ही नहीं पता लगेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है कि नहीं हो रही, या क्या हो रही, कब हो रही है। जैसा पहले भी जनरल ने कहा था, हमारे सेनाध्यक्ष ने, कि समय जगह हम तय करेंगे, तो वही हम करेंगे। पाकिस्तान उकसा रहा है। और एक चीज मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर कभी जंग की नौबत आती है, तो ये जंग पहले तो पाकिस्तान करना नहीं चाहेगा, क्योंकि कन्वेंशनल तरीके के जंग के लिए उसके पास हथियार या उसके पास मिलिट्री नहीं है, हमसे आधे से भी कम है। दूसरी चीज की, अगर कन्वेंशनल नहीं होगी तो क्या होगा? उस हालत में ये हो सकता है कि न्यूक्लियर। लेकिन न्यूक्लियर में भी पाकिस्तान को पता है कि अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बटन दबाया
तो उसका परिणाम क्या होगा। और उसके पास क्या उतनी सलाहियत के अब तक कैरियर्स हैं उस हमले को अंजाम देने के लिए? मुमकिन अगर वो करता है कुछ इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश करता है तो नहीं, देखिए कैरियर्स बहुत ज्यादा नंबर में कैरियर्स की जरूरत नहीं होगी, एक कैरियर काफी होगा। ठीक है, लेकिन यह कि अगर उसने एक कैरियर वो किया तो हम क्या करेंगे ये भी उनको समझना चाहिए। और हमारा तो नुकसान कम होगा, पाकिस्तान का ज्यादा होगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुल्क जंग के लिए तैयार होगा। और वैसे भी जंग जो है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से गैर कानूनी है। तो जंग करके कोई देश ये नहीं करना चाहेगा। मुल्क यही कहेंगे ठीक है सर, हम तो अपनी रक्षा में ये कर रहे हैं। ठीक है टिक्कू सर, ये जो हालात हैं अभी हम ये भी समझ रहे हैं और इस तरह की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इंटेलिजेंस की तरफ से ये भी बात सामने आई है कि पाकिस्तान जो है वो सरहदी इलाकों से अपने गांवों को खाली करा रहा है। क्या हम ये देख रहे हैं कि एक तरह से जंग का पूरी तरह से माहौल बन चुका है और कभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग हो सकती है? देखिए, मेरा ये मानना है कि 30 साल हमने पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर सहा है और नुकसान इसमें हिंदुस्तान का ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वहाँ से जो भी इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं वो तो कह रहे हैं हमारे हैं ही नहीं, तो वो एक बार आ गए तो उन्होंने तो उनको राइट ऑफ कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ हमारे सैनिकों की शहादत होती है, उनका नुकसान होता है, और लोकल कश्मीर में जो लोकल कश्मीरी मारा जाता है वो भी हमारे बाशिंदे हैं, तो ज्यादा नुकसान हमारा होता है। लेकिन पिछले 30 साल में अगर आप मेरे से मेरी राय लो तो हमने कोई ऐसा हमारी कोई ऐसी टैक्टिक्स नहीं रही है, हमारा कोई ऐसा जवाब नहीं रहा है जिससे हम पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर को शिकस्त दे सके। लेकिन जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, मेरे ख्याल से एक जैसे जनरल रावत साहब ने भी बताया कि हम बताना चाहते थे, सिग्नल देना चाहते थे पाकिस्तान, क्योंकि भाई हम आपके वहां आकर भी काफी नुकसान आपके ऊपर डाल सकते हैं। और अगर ये सिग्नल पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं है और उन्होंने इससे कुछ भी नहीं सीखा है, तो मैं आपको एक चीज का भरोसा देना चाहता हूं कि इंडिया की तरफ से कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी शक्ति है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसी डिटर्मिनेशन है या ताकत है या उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि वो ऑल आउट कन्वेंशन वॉर कर सके। उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है। मैं नहीं मानता हूं कि दोनों के बीच में कन्वेंशनल वॉर होगा। मैं ये मानता हूं कि अगली जो होगी एक सर्जिकल स्ट्राइक असली माने से होती, सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें एयरफोर्स इस्तेमाल होगा, जिसमें बड़े आर्मामेंट सिस्टम होंगे और डीपर होगी। मतलब वो 3-4 किलोमीटर बॉर्डर के आसपास नहीं होगी, वो कैंप्स तक चली जाती है और इनके कैंप्स जो हैं आर्टिलरी रेंज के बाहर होते हैं। तो दे वुड बी बेसिकली द फाइट ना, पूरी तरह से जंग होगी, लेकिन लोकलाइज होगी, लोकलाइज जंग होगी। क्यों? इसलिए लोकलाइज जंग होगी कि पाकिस्तान के पास वो काबिलियत है ही नहीं कि वो उसको ऑल आउट वॉर में तब्दील कर सके। आपने देखा होगा जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, जो अब एस्टैब्लिश हो गई है कि हुई, पाकिस्तान ने क्या बोला कि ये तो हुई नहीं, क्योंकि वो अपने देशवासियों को क्या बोलते कि भाई इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक करी और हमने उसका जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि उनके पास इतनी काबिलियत नहीं है। फोर्सेस मूव करने पड़ेंगे, टैंक्स, आर्मर्ड रेजिमेंट्स मूव करनी, बहुत इसके लिए आपको बहुत खर्चा उठाना पड़ेगा। उनकी इक्तिसादी हालत तो ऐसी है ही नहीं कि वो इतना पैसा इस जंग के ऊपर खर्च करे। तो इसको लोकलाइज तरीके से देखेंगे, नुकसान उठाएंगे और बोलेंगे कि हमारे तो उधर इन्फिल्ट्रेटर से कैंपों में जहादी बैठे थे, वो मारे गए, पाकिस्तान आर्मी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो मैं मानता हूं कि कुछ डेफिनेटली होगा, खासकर जब बाजवा साहब ने भी, उनके आर्मी चीफ ने भी जबरदस्त स्ट्रिंजेंट स्टेटमेंट दी, आर्मी चीफ ने स्ट्रिंजेंट स्टेटमेंट दी, और हिंदुस्तान इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता कि आप हर 30 साल से आप अपने जवानों को शहीद कराए जा रहे हो और आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। और हर बार तो हमने रिएक्ट ही किया है, शुरुआत तो वहीं से हुई है। हम तो हमेशा अमन चाहते हैं। लेकिन रोमिंद्र सर, नुकसान होगा, सब कुछ होगा, लेकिन क्या पाकिस्तान जिस तरीके से इस वक्त लगातार एक एक करके उकसावे की बात कर रहा है, चाहे वो गफूर साहब की बात हो, रहमान मलिक की बात हो, या फिर अब इससे पहले बाजवा की बात हो, ये तमाम लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या इनको यूं ही संजीदगी से लिए बगैर छोड़ दिया जाए? और क्या पाकिस्तान को वाकई इतना कम भी आंका जाए या फिर उसको कमतर आंकना भी ठीक होगा क्या?
डेफिनेटली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर उसको आप छोड़िए, उसके अलावा भी जो उकसाना है पाकिस्तान का, स्टेटमेंट्स, रेटोरिक बढ़ेगा, ये बढ़ता रहेगा। अब इसको हम कैसे इसको काउंटर करते हैं हम पे वन। सेकंड, मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे ख्याल से शायद हमें ना पूरी टर्मिनोलॉजी बदलनी चाहिए। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है, जैसे जनरल रावत ने भी कहा, ये एक सिग्नल था। इट वॉज नॉट टू टेक आउट द कंप्लीट कैंसर, ओके। एंड जैसे अभी टिक्कू सर भी कह रहे हैं, आई मीन ठीक है, लिमिटेड वॉर होगी टू कन्वे अ सर्टेन मैसेज, ये कोट अनकोट कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम जो बार बार सर्जिकल स्ट्राइक को अगर हम सोचे कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक बेसिकली कोई आर्मी एक्शन होगा, मिलिट्री आर्मी एयरफोर्स कंबाइंड, जो कि इस मसले को सॉल्व कर देगा, दैट्स नॉट देयर। ये कलेक्टिव सेट ऑफ चीजें होंगी जिसमें ऑब्वियसली ये सिग्नल्स, ये एक्शन ऑन द ग्राउंड एंड बहुत सारी और चीजें। तो क्या पाकिस्तान कुछ सिग्नल दे रहा है? क्योंकि देखिए, हम अगर देखें तो पाकिस्तान की जानिब से जैसे ही नई सरकार बनी है, एक्टिव हो गई है कहीं ना कहीं जो उनकी फौज है। आर्मी डे पर बाजवा का सीधे तौर पर धमकी देना, उसके बाद पीआरओ गफूर भी जंग की बात करते दिख रहे हैं, न्यूक्लियर हथियार होने की धमकी दे रहे हैं, रहमान मलिक भी धमकी दे रहे हैं, और एक रहमान मलिक भी हमारी इंटरनल मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं। उसके बाद अब तमाम चीजें जो लगातार सामने आ रही हैं, और अब ये जो सामने डेवलपमेंट हो रहा है कि सरहद से भी तमाम अपने गांवों को, लोगों को, वहां जो सिविलियंस हैं उनको खाली कराया जा रहा है, ये कुछ तो इंडिकेशन है। श्योर, पर मेरे विचार से आई डोंट नो, इसको एग्जैक्ट हम देख सकते हैं कि ऑन द ग्राउंड कितनी ये इंकर्शंस और इंसिडेंट्स बढ़े हैं। मेरे विचार से मोर से सेम रहे हैं इमरान खान के आने से पहले, और अब जो हो रहे हैं थोड़े बहुत बड़े बड़े होंगे, पर ज्यादा जो रैचेट अप हुआ है वो तो टेररिज्म के ग्राउंड पर। हाँ, लेकिन पर अगर हम ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स बढ़ेंगी और पाकिस्तान उकसाएगा। पाकिस्तान इस चीज को इंटरनेशनल थिएटर में ले जाकर के, इसको ह्यूमन राइट्स इशू को लेकर के, कश्मीर को, इसको बार बार रेस करेगा। नहीं, आज भी अगर महमूद कुरैशी के बयान को देखा जाए तो सीधे तौर पर एक तरह से धमकी होती है, इनडायरेक्ट। वो कह रहे हैं कि मैं खामोश इसलिए हूं क्योंकि अमन बहाल रहे, यानी कि वो बोलेंगे तो अमन नहीं रहेगा। वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये पूरा टेम्परेचर बढ़ गया है पाकिस्तान के अंदर, एंड मेरे ख्याल से अगले महीनों में बार बार हम ये देख रहे हैं, और मेरा विचार है ये टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसे हम कैसे काउंटर करते हैं, हम क्या स्टेप्स लेते हैं और क्या सिग्नल्स देते हैं उन्हें, और क्या उन्हें एक तरह का छोटा या बड़ा लेसन देते हैं ताकि ये चीजें रुके, वो हमें देखना है। बट अगेन मैं ये जो रेटोरिक है, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं, अगर इंडिया पाक रिलेशंस को हम देखें, इसमें सर्जरी मेरे ख्याल से आंसर नहीं। अगर आंसर है ये रेटोरिक देखनी है तो शायद होगा फिजियोथेरेपी, लॉन्ग टर्म होगा, ये काफी चीजें होंगी, कॉम्बिनेशन होगी, तभी ये जो एक्चुअल में फिजियोथेरेपी है क्या फिर? टॉक, बातचीत? No, combinations. No, physiotherapy also involves interventions. Physiotherapy sometimes also involves painkillers, injections, or maybe localized, treatment of the wound and all, etc. So ये कि होलिस्टिक होगा। केवल सर्जिकल स्ट्राइक को देकर के अगर हम सोचे ये जो सिग्नल है, ठीक, क्योंकि इसको हम बड़ा इतना नहीं सकते। न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास चाहे 1000 हो, उनके पास 1 हो, एक बार आपने मार दिया ना, उसके बाद 1000 बॉम्ब भी मारोगे फिर भी वही सेम रिजल्ट है। ठीक बात है आपकी, ठीक बात है। लेकिन निनाद सर, इन सब के बीच जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल एंगल हर चीज का तलाशा जाता है। और अभी हमने देखा कि रहमान मलिक के ट्वीट पर किस तरीके से यहां की सियासी सरगर्मी बढ़ गई। बात वही है कि मुल्क में चुनाव है, सरहद पर तनाव है, ये रिएक्शन और ये जो कनेक्शन जो है वो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बहुत फेमस वॉर हिस्टोरियन है कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़, उन्होंने कहा था कि एवरीथिंग इज सिंपल इन वॉर बट द सिंपलेस्ट थिंग इज डिफिकल्ट। इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। इस वक्त आप मेरे को 2 मिनट दीजिएगा। याद रखिएगा कि यूरोप में 1333 से 1440 तक 100 ईयर वॉर हुआ था। वो एक्चुअली 30 साल तक तो बीच में वॉर हुआ ही नहीं था, बीच में वो राज्य में तख्ता पलट वगैरह हुआ था। यहाँ 1947 में जब कबायलियों के साथ कश्मीर में आए थे, तब से ये लड़ाई चल रही है। हमारे अवाम को इस लड़ाई की आदत डालनी होगी। हमारे अवाम को इस लड़ाई को बिजनेस एज यूजुअल देखना पड़ेगा। ये कहना बड़ा आसान है, पर ये सच्चाई है कि दोनों देशों के पास थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये उसी की शैडो के नीचे जो हम कर पाएंगे वो हम करेंगे। मेरे ख्याल से कोई भी इसका लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन है उसमें 3 चीजें हैं। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, और हम मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान को देके रखे हुए हैं। तो पहले हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम खुद पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं कि नहीं। वी आर लुकिंग वेरी स्टूपिड टॉकिंग अबाउट आइसोलेट। लेट मी फिनिश।
जस्ट लेट मी आई एम गोइंग टू गिव मी जस्ट 2 Go ahead. एक तरह से आप मोस्ट फेवर्ड नेशन दे रहे हैं, दूसरी तरफ से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमें ये पूरी दुनिया हमसे ये पूछती है, जब अगर आप किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन में जाए तो लोग कहते हैं आप सीरियस हैं कि नहीं है पाकिस्तान की थ्रेट के बारे में। दूसरा बात मैं ये कहूंगा कि हमने ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा सिर्फ 1.5% 1.9% हमारा डिफेंस बजट है। वी कैन अफोर्ड टू ब्लीड इन पाकिस्तान, इन कश्मीर। हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि हमारी जो जीडीपी है वो $2.5 ट्रिलियन है। तो हमारे को अगले 40 साल तक फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पाकिस्तान को पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत है, जिस तरह से वहां पे बलूचिस्तान, हमारे पास। अच्छा, एक और बात मैं कहूंगा कि सर्जिकल स्ट्राइक, फंड जुटाने के लिए तो सरकारी इमारतों को होटल बनाया जा रहा है, और सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक ऑप्शन है। हमारे पास बहुत सारे बलूचिस्तान में ऑप्शन है, हमारे पास बहुत सारे अमेरिका के साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो रही है। हाँ। तो मैं ये कहूंगा कि 5th फ्लीट है बहरीन में, 7th फ्लीट है डियागो गार्सिया में। पाकिस्तान को ये जो चाइना के साथ वो कर रही है, वो 2 फ्रंट वॉर, उनके लिए भी 7 फ्रंट वॉर खुल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें आराम से लॉन्ग टर्म गेटिंग यूज्ड टू द वायलेंस इन कश्मीर एज ए एवरीडे रियलिटी करना पड़ेगा। यही सच्चाई है कि थर्मोन्यूक्लियर वेपन जब होते हैं तब आप ये नहीं कह सकते थोड़ी सी नहीं, एक लास्ट जरूरी पॉइंट कि अगर हम बहुत बड़ा अटैक करते हैं तो हम ये नहीं सोच सकते कि वो अटैक लिमिटेड रहेगा। ये वॉर में आप पहले से नहीं सोच सकते कि एक हमने वॉर कर दिया तो हम ही इसे लिमिट करेंगे। वॉर की एक टेंडेंसी होती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल जाती है। हमने करगिल को भी देखा था। हाँ, हमको पता ही नहीं था कि करगिल जो है इस तरह से संजीदगी अख्तियार कर लेगी। पाकिस्तान ने लेकिन कारगिल में अंदाज बैठे हुए हैं। नहीं, पर पाकिस्तान ने कारगिल में एक चीज तो देखी ना कि वो अगर अंदर भी आ जाते तो हम न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करेंगे। लेकिन सर मैं इसको एक और चीज भी समझना चाह रहा हूं कि ठीक है, ये तमाम पॉइंट्स तो नजर आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट में डिफरेंस है, अभी टिक्कू सर पिछले 30 सालों से प्रॉक्सी वार की बात कर रहे थे और हमने कोई अच्छा कदम नहीं उठाया। हमने कदम नहीं उठाया, एक स्ट्रेटजी के साथ काम नहीं किया, ये बात कह रहे थे। लेकिन क्या पिछली गवर्नमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट में कुछ स्ट्रेटेजिकल चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको, और अगर हैं तो क्या वो पॉजिटिव है? मैं इस पर भी चाहूंगा रिएक्शन। निना सर, देखिए, 3 पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। कभी भी आप अगर वॉर में या डिप्लोमेसी में जाएं तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी बड़ी जरूरी होती है। सर्जिकल स्ट्राइक ने एक चीज दिखाई कि भारत भी अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी अगर आप करेंगे तो उसकी प्राइस आपको देनी पड़ेगी। अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है स्ट्रैटेजी में। और दूसरा चेंज ये है, जैसे मैंने कहा कि हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि हमारे पास सिर्फ 2% डिफेंस बजट के बाद भी हम आराम से कश्मीर में लड़ सकते हैं। तीसरी बात, बलूचिस्तान में और कई चीजें जो है, सर्जिकल स्ट्राइक ओपनली हमने बात की, कई चीजें ओपन में नहीं आती हैं। एक पूरा रूब्रिक होता है, जो खुफिया चीजें होती हैं वो भी हो रही हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि पाकिस्तानी जानते हैं और इसीलिए वो इतना बौखला भी गए हैं कि हर चीज का जवाब मिल रहा है, हर चीज पब्लिक में नहीं आ रही है। और शायद मुझे लगता है कि एक और भी डिप्लोमेटिक जीत कही जा सकती है कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की जो कोशिश थी वो भी काफी हद तक कामयाब है, और अमेरिका हमारे साथ भी बनिस्बत बहुत ज्यादा बेहतर रिश्ते हो रहे हैं। शायद जो आप बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बात भी उसमें इंक्लूड होती है। और इमरान खान को खुद चाइना पे इतना भरोसा नहीं है जितना इसके पहले वाले प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है सर, मैं आता हूं। लेकिन माजिद निजामी सर, ये जो हालात हैं, हमने देखा कि इससे पहले भी जो है पाकिस्तान की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं, हमने सब्र से काम लिया। हमने ये भी देखा है कि बार बार उकसाने की वो कोशिश करता रहा है। क्या हम ये भी मानते हैं कि इसका चुनाव से ही कहीं ना कहीं कनेक्शन है? बिना चुनाव के कनेक्शन के वहां पर नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे सामने जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं वो तो दूसरे मुल्क के हुक्मरान या फिर उनके जो सियासतदान हैं वो दे रहे हैं। उसको चुनाव से कैसे जोड़ दिया जाता है? जी, आपने सही क्वेश्चन किया है। ये सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हमारे लिए अफसोस की बात यह है कि जहां देश के हित की बातों को भी पोलराइज किया जाता है। ये अफसोस की बात यह है कि कोई भी संजीदगी किसी भी तरफ से नजर नहीं आती है। हर चीज को, हर मैटर को, चाहे कितना भी संजीदा हो देश के लिए, मुल्क के लिए, सबको तो पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाता है। ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं आप। सर्जिकल स्ट्राइक का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, अच्छी बात है, मनाई जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दुश्मन के सर काटे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या सर्जिकल स्ट्राइक पहले नहीं हुई? अभी हो रही है, पहले भी हो चुकी है, सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इसको पब्लिक में इस बात को न ले जाकर हाई लेवल पर इसको स्ट्रेटेजिकली पॉलिसी बनाकर अगर वहां पर हम ज्यादा इफेक्टिव लेवल पर काम करते तो शायद ज्यादा अच्छा होता। मतलब इसको पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश हो रही है? कोशिश हो रही है। अच्छा, पॉलिटिकली भुनाने की कोशिश की जा रही है। इससे बेहतर होता कि हाई लेवल पर जो है पॉलिसी बनाई जाती,
जो पिछली गवर्नमेंट ना कर सकी वो इस गवर्नमेंट में करना चाहिए था, जैसे इन्होंने दिखाया था, इलेक्शन में मुद्दे बनाया था इस बात को कि हम एक के बदले 10 लेकर आएंगे। अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, 2008 में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, 2011 में भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसका कोई प्रोपेगेंडा पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, मेरी अपनी छोटी सोच है, ठीक है, उन्होंने सोचा कि यह मसला पॉलिटिकल होना ही नहीं चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। अगर हमारा दुश्मन हमारी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो हम 50 कदम बढ़ा के मारेंगे उसको, ये हमारी ड्यूटी है, ये मतलब हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये हमारा मतलब वो होना है, मतलब हम उसके लिए पाबंद है करने के लिए। अच्छा, 2008 में उन्होंने एक हमारे जवान को शहीद किया और उसकी मतलब गर्दन काटी, ये किया, लेकिन उसके बदले में 2 लेकर आए, फिर एक उन्होंने किया, फिर हम एक और लेकर, यानी उन्होंने 2 किए तो हमने 3 या 4 किए, ऐसे रिकॉर्ड्स हैं यहां पर सामने आए हैं, लेकिन इन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं मनाया। अब सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने की है तो उसका सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। नहीं, लेकिन इसमें यह भी बात है, देखिए बार बार ये पूछा भी जा रहा है, बार बार जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है इंटरनल अगर हम देखें तो ये भी बात आ रही है कि आखिर लाल आंखें कहां है, 56 इनका सीना क्या है, ये जो वही मैं उसी पे आना चाह रहा था, बातें आ रही हैं, मैं उसी पे आना चाह रहा हूं। आपने इलेक्शन से जोड़ा इस मुद्दे को, तो मैं ये कह रहा हूं नहीं सर, ये जुड़ने लगता है, हाँ, वही मैं कह रहा हूं, लोग जोड़ने लगते हैं, हमारे सियासतदान, हमारे एक्सपर्ट जोड़ते हैं, इसलिए मैं ये सवाल आप देखिए ना, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पर मेरा मानना यह है कि पोलराइज होना ही नहीं चाहिए इशू को। जैसे मिसाल के तौर पर मुंबई में वहां पर अटैक होता है, एक मतलब टेररिस्ट अटैक होता है, इतना बड़ा हादसा होता है, उसको भी पोलराइज करने की कोशिश की गई। टेररिस्टों के खिलाफ यहां पर एक्शन होते रहते हैं, दिल्ली में भी है, बटला हाउस इनकाउंटर हुआ, अभी उसकी बरसी भी हुई है, बटला हाउस इनकाउंटर, उसको भी मतलब पोलराइज किया गया कि मतलब एक कह रहा है कि हमारे इंस्पेक्टर शहीद हो रहे हैं, हमारे मतलब जवान शहीद हो रहे हैं, और आप हर चीज में पॉलिटिक्स घुसल रहे हैं। इसका मतलब है कि सीरियस तो कोई है ही नहीं, आपने तय कर लिया है कि जो मुझे पॉलिटिकली सूट करेगा मैं उसको मुद्दा बनाऊंगा। आपने ये तय नहीं किया है कि जो मेरे हिंदुस्तान को, मेरे भारत जो बातें कही गई, क्या वो मौजूदा गवर्नमेंट कर पा रही है? क्योंकि बातें बहुत सी कही गई, बिल्कुल नहीं कर पा रही है। आप वही तो मैं कह रहा हूं कि हमारे देखिए अभी एक जवान को शहीद करके इस तरह से भेजा है। नहीं, लेकिन सर जैसे निनाज से जो हैं वो ये बता रहे हैं कि 3 पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, तो वही एक पॉजिटिव चेंज भी है, तो ये जो आप कह रहे हैं उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है क्या? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि अमेरिका से हमारा बहुत, और अमेरिका इतना शातिर मुल्क है। नहीं सर, ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या जो कहा गया वो किया गया? नहीं, कहां नजर आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि हम तो जब जानते कि आपकी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि हमारे जवान की तरफ वो आगे बढ़ लेते, आए दिन तो वो भेज रहे हैं सब काट के। सर्जिकल स्ट्राइक इज नॉट ए वन सोल्यूशन। नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक एक पार्ट ऑफ, इट्स ए पार्ट ऑफ। क्या हमें लगता है कि हमारे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देखिए सर्जिकल स्ट्राइक में 3 एक से सर्जिकल स्ट्राइक से सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक से क्या होता है कि फिर सेलिब्रेशन किस बात का? सेलिब्रेशन ये था कि पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक से एक बात पता चली कि 11 डिफरेंट जगहों पे लोग जाके मार सकते थे, या इससे पहले नहीं मारा? इससे पहले 11 जगहों पे इतने ज्यादा, कोई जरूरी है कि 11 हो और 5 हो? ये बहुत फर्क है, इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कभी भी पहले नहीं हुई है। ये आप, यही तो मसला है कि अगर आप भी उसको पोलराइज होने देंगे तो ये मसला, मैं यहाँ मेरे फौजी वो भी बैठे हैं, बड़े भाई, लेकिन हमको ये भी देखना होगा, मेरा कहने का एक के बदले 10 सिर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, ये मैं कह रहा हूँ, हार्श ट्रुथ, और बढ़ावा हो रहा है, 10 सिर आने चाहिए और आएंगे, क्योंकि बिल्कुल हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं सर, हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है, खुफिया ऑपरेशंस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ उसको पोलराइज नहीं करना चाहिए, पब्लिक में नहीं लाना चाहिए, मेरा मानना है। और अगर ये नहीं हो रही होती तो पाकिस्तानी बौखलाए नहीं होते। नहीं, पाकिस्तानी पाकिस्तानी जनरल, आई कैनॉट अफोर्ड टू थिंक लाइक यू, पाकिस्तानी आई विल हैव टू थिंक लाइक व्हाट हैपेंड विद पाकिस्तानी बौखलाकर हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, ये कैसी बौखलाहट है यार? बौखलाहट तो तब होती कि वो छोड़ के भाग गए होते, वो हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं। हम भी बदला ले रहे हैं वहां पे। ये तो बदला पहले से चला रहा है, 70 साल से बदला ही तो नहीं जा रहा है एक दूसरे का। 70 साल तक चल सकता है, हमारा, हम ये चाह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं कि क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है, ये 70 साल तक और चल सकता है। हम तो कह रहे हैं कि इतना सख्त आप स्टेप लीजिए, या तो पॉलिसी लेवल पर बनाइए, और एक और इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हमने एक बहुत अच्छी पॉलिसी पहले इंदिरा गांधी के टाइम में देखी थी कि उन्होंने बांग्लादेश को, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, अगर होता तो बांग्लादेश नहीं बनता। आप स्ट्रेटेजी तो इस लेवल की बना सकते हैं। जल्दी से सर इसका रिएक्शन, हाँ क्या आप बात अपनी कर रहे हैं, पूरी कंप्लीट करें, मुझे ब्रेक पर जाना है। चलिए ठीक है, मैं एक छोटे से ब्रेक पर जा रहा हूं। देखिए चीजें हैं, ऐसा नेशन हमें सोचना है, और यह बात समझनी पड़ेगी कि चीजों को पॉलिटिसाइज नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जब बात मुल्क की होती है, मुल्क की इस्लामियत की होती है, सालमियत की होती है, एज अ नेशन होती है, तो फिर कांग्रेस, बीजेपी या फिर कोई दीगर पार्टी या पार्टी का जो खेल है वो नहीं होना चाहिए। एक बात पाकिस्तान की नापाक हरकतों की कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार उकसावे की कोशिश की जा रही है, लगातार वहां के लीडरान ऐसी बातें बोल रहे हैं, जहर आलूदा बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं वो बरगला सके। लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान ने जवाब दिया तो फिर
पाकिस्तान का ही नामो निशान दुनिया के नक्शे से शायद मिट जाएगा, वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम सब्र से काम ले रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। त्रिपाठी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, तमाम बातें हुई और स्ट्रेटजी को लेकर के निनाद सर ने भी एक बात कही कि किस तरीके से हम कहीं ना कहीं सीरियसनेस नहीं शो कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी नजर आते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट में। और मलिक सर ने भी, माजिद निजामी सर ने भी बताया कि फ्रंट पर जो दावे किए गए, जो वादे किए गए, वैसा नहीं दिख रहा। लेकिन क्या वाकई हमें इंटरनेशनली एक मैसेज देने की जरूरत है कि हम क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे, हम मोस्ट फेवर्ड नेशन भी नहीं रखेंगे, तमाम चीजें हैं, क्या हम ऐसा ऐसा नजर आ रहा है क्या कि हम नॉन सीरियस है इसको लेकर? नहीं, देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि अगर हम लोग नॉन सीरियस होते तो आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं कहते, ये गुजारिश न करते कि चलिए सार्क का समिट कर दीजिए, हमें करने दीजिए, क्योंकि हमने इस तरह से आइसोलेट किया, उनको कहना नहीं पड़ता। 2 साल से हुई नहीं। उन्होंने कहा इसका मतलब कि अब चुभ रहा है कहीं, अब उनको ये एक्शन कहीं चुभ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे ये भी बात आती है कि पाकिस्तान को हम इतना वो करते हैं, अभी तक हमने उनका MFN स्टेटस क्यों नहीं खत्म किया? आप देखिए, MFN स्टेटस में पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है? कितने का? मेरे ख्याल से मुश्किल से 1.5-2 बिलियन का। सर देखिए, बात जब स्ट्रेटेजिकली होती है, सिंबॉलिकली होती है, डिप्लोमेटिक होती है, आप तो एक फॉर्मर डिप्लोमेट है सर, उसको और बेहतर समझ सकते हैं कि अगर हम एक मैसेज दे रहे हैं तो हर लेवल पर मैसेज देते रहें। उसके लिए हमें दूसरे और ज्यादा कारगर तरीके वो करना चाहिए, जैसे जंग और कारोबार एक साथ नहीं है। जैसे कि बताया कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कई और चीजें करनी चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि हमें बलूचिस्तान में, गिलगिट में, फाटा में, सिंध में, इन जगहों पर जो हो रहा है वो दुनिया के आगे उजागर करना चाहिए कि वहां पाकिस्तान कैसे दबा रहा है अपने लोगों को। ये चीजें जो है वो जरूरी होती हैं। अभी की जो बात है, तो मैं आप ये मान के चलिए कि अगले 10-15 दिन तक तो पाकिस्तान के ऐसे बयान आते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जब भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बैठती है, उसके आसपास या तो टेररिस्ट अटैक होता है या तो ऐसे बयान आते हैं और पाकिस्तान अपने को विक्टिम दिखाता है कि नहीं जी देखिए, हमें तो हिंदुस्तान जबरदस्ती हम शांति के दूत हैं। ये बात कही गई। तो अभी कल या परसों साहब की तरफ सुषमा स्वराज और उनके विदेश मंत्री कुरैशी भाषण दे देंगे, उसके बाद देखिए फिर क्या होता है। ठीक है। रविंद्र सर, क्या आप भी इसी बात को समझ रहे हैं या फिर इसी तरह इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि यूएन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ सरगर्मी हम देख रहे हैं, उसी का असर है कि इस तरह की बयानबाजी आ रही है? लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि एक्स मिनिस्टर्स भी इस तरह की बयानबाजियों में शामिल हो रहे हैं। डेफिनेटली सो, ये सही बात है। हर साल जब यूएन जनरल असेंबली होती है, इस समय स्पेकुलेशन होती है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या फॉरेन मिनिस्टर्स। रेटोरिक बढ़ता है, वर्ल्ड थिएटर है, वहां मीडिया होता है, तो वहां स्पीचेस और इश्यूज हाईलाइट करने का मौका होता है। तो ये टेम्परेचर इस मौसम में डेफिनेटली बढ़ता है। 1 सेकेंडली, ये जो और ज्यादा रेटोरिक बढ़ा है, ये बढ़ा है बिकॉज ऑफ इमरान खान। मेरे विचार से अगर मानो नवाज शरीफ या सुटेबल गवर्नमेंट है इस वक्त नहीं, फौज की, वो बात भी नहीं है। जो उनसे जो पिछले चल रहे थे ना एस्टैब्लिश पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान के थे, अगर वो री इलेक्ट होके आ जाते तो मेरे ख्याल से रेटोरिक इतना ज्यादा ना बढ़ता। काफी बढ़ता पर इतना ज्यादा ना बढ़ता। इमरान खान, लेकिन सर हमने तो वो भी दौर देखा है कि जब इमरान खान पीएम मोदी की भी तारीफ कर चुके हैं और उनको भी सर इमरान खान कश्मीर इशू को लेकर, ह्यूमन राइट्स की इशू को लेकर के, ही इज अ गुड स्पोक्स पर्सन, स्मार्ट कम्युनिकेटर। वो दुनिया में काफी एंगेज कर रहे हैं, वेस्ट वगैरह में। तो वो इस मुद्दे को लेकर के अपना फ्रेश एनर्जी से इस पूरे इशू को ला रहे हैं वर्ल्ड थिएटर पे, इसलिए इसका रेटोरिक ज्यादा बढ़ रहा है। ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो ऑलरेडी चल रही है, हो सकता है वो भी और बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दिस रेटोरिक। बट वंस अगेन लॉन्ग टर्म अगर हम जो भी बात करें, जैसे अभी निनाद और आई थिंक सारे पैनल्स हम कह रहे हैं कि हो सकता है हमें अकस्टम्ड हो जाना पड़ेगा कि बिजनेस एज यूजुअल इस चीज को लोअर करें टेम्परेचर। मैं कह रहा था हमें अपनी लैंग्वेज भी बदलनी है, शायद सर्जरी की लैंग्वेज हटा के, एज एग्जाम्पल क्या था, फिजियोथेरेपी हमें लॉन्ग टर्म देखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि MFN वगैरह, हम वर्ल्ड थिएटर पे ओके कश्मीर को सॉल्व करना है ना, उसमें क्या था कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको वोकेट होना चाहिए। ओके, उसके बाद दोनों के अंदर रेफरेंडम होना चाहिए। चलिए हम अगर सोचें उस चीज को, why are we not asking China to vacate POK? दुनिया में हम ये चीज इशू पूरा क्यों नहीं ला रहे कि पाकिस्तान ओके ठीक है, we would love to talk about Kashmir, maybe okay, first let's get China out of Kashmir. China कश्मीर से निकलेगा नहीं निकलेगा, एटलीस्ट हम कहीं ना कहीं काउंटर करें
अलग अलग चीजों से, एंड ऑब्वियसली एज बलूचिस्तान, गिलगिट वगैरह की बातें हो रही है, कवर्ट ऑपरेशंस एंड ऑल। एंड वन लास्ट थिंग, जब तक पाकिस्तान को खुद अपने टेरर का नुकसान नहीं होगा, और पाकिस्तान से ज्यादा सर हो रहा है, चाइना को नहीं होगा, नहीं क्या हो पाकिस्तान नहीं को रहा है, हाँ। चाइना को, जब तक चाइना को और ज्यादा नहीं होगा तो सर चाइना वो प्रेस डाउन नहीं वो करेगा, तो उल्टे पाकिस्तान शील्ड का देने की कोशिश की जाती है, चाइना को किसी तरह से जख्म ना पहुंचे, कहीं खरोच भी ना आ जाए, क्योंकि जानते हैं कि असल में तो शील्ड जो है चाइना को खुद टेरर या से कवर फायर चाइना की तरफ से ही तो हो। नहीं, चाइना को खुद बड़ा वरी है, बड़े कंसर्न्स हैं उनकी, जो वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं, जो उइगुर्स वाली, जहां पे इस्लामिक टेरर फंडामेंटलिज्म जो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, चाइना प्रिवेंट करना चाह रहा है कि वो वायरस उसकी अपनी टेरिटरी में ना आए। एंड वन लास्ट थिंग, इस पूरी सिचुएशन में अभी जो चल रही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी आई थिंक 30 नवंबर तक डेडलाइन है, स्क्रू टाइट हो चुके हैं काफी, अनलेस पाकिस्तान ने कुछ स्टेप्स नहीं लिए टू शट डाउन द बैंकिंग एंड अकाउंट्स एंड सम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन जो कि लिस्टेड हैं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बैंकिंग बंद हो सकती है बियॉन्ड द प्रेजेंट प्रॉब्लम, जो उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। तो काफी चीजें चल रही हैं, हमें इनको सब मिक्स मैच करके एक मैट्रिक्स टाइप सिचुएशन लेकर के आगे चलना है, आगे चलना पड़ेगा। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि सर पाकिस्तान से दो तरह के रिएक्शंस, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं दो तरह के, एक पॉलिटिकल आ रहे हैं, दूसरे फौजी भी आ रहे हैं, तो इन दोनों का अलग मतलब है क्या, या दोनों एक ही साथ या एक ही भाषा बोल रहे हैं, ये भी हम समझेंगे आपसे। लेकिन टिक्कू सर, ये तमाम तरह की बातें तो हो रही कि स्ट्रेटेजिकली हम कितने सही हैं, कितना नहीं सही है, पॉलिटिकल उसका क्या असर यहां पड़ रहा है। लेकिन अगर हम जब मिलिट्री ताकत की बात करते हैं, फौजी ताकत की बात करते हैं, तो पाकिस्तान कहां टिकता है? वो अगर इतना कुछ बोल रहा है, किस बिना पर, किस दम पर बोल रहा है? हम वैसे ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को कि आखिर क्या जो है मवाजना है हिंदुस्तानी फौज का और पाकिस्तानी फौज का, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि वो कहीं टिकती नहीं है, लेकिन फिर भी बात आ रही है। देखिए, ये जो आप बार बार दिखाया जा रहा है कि भारत के पास इतनी बड़ी फौज है, पाकिस्तान के पास इसकी आधी है, उनके पास इतने टैंक है, हमारे पास इससे डबल है, ये एक लंबी कन्वेंशनल वॉर में काम आती हैं ये चीजें। आपको शॉर्ट वॉर के लिए, जो आजकल के वॉर है शॉर्ट वॉर है, और प्रॉक्सी वॉर तो बिल्कुल अलग ही प्रकार का एक वॉर है जो पाकिस्तान अपना। हाँ, तो इस वॉर में आप कितने फौजी थोड़े समय के लिए किस सेक्टर में जल्दी से जल्दी कारगर कर सकते हैं, वो माने रखता है। तो आपको पूरी फौज का इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा बॉर्डर पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा है। स्पेशल फोर्सेस, कुछ उनकी स्पेशल टुकड़ियां हो फौरन एक्शन करने के लिए। हाँ, आधी से ज्यादा हमारी फौज तो चाइना बॉर्डर पर, उसको तो कहां आप ला सकते हैं वेस्टर्न बॉर्डर, काउंट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कुछ और चीजें हैं, जैसे J&K में हमारे माउंटेन ट्रूप्स है, वहां आपको टैंक्स वगैरह नहीं मिलेंगे, तो वो अगर राजस्थान में आएंगे तो वो कारगर नहीं होंगे, और कारगर करना हो तो उसमें कम से कम 2-3 महीने रिक्रूटमेंट कर। तो ये काफी सारी चीजें हैं, इनको इस प्रकार से नहीं देखा जाता है। लेकिन हमें ये मतलब सिर्फ हम आदादो शुमार आंकड़ों को ऐसे ना देखें, आंकड़ों से ये लाइन, क्योंकि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में, खासकर मिलिट्री हिस्ट्री में, आपको जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं प्रैक्टिकल वे में हमको उसको समझना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, रोमेल ने जर्मनी बॉर्डर से शुरू करके बेल्जियम तक वो पहुंचा, पोलैंड, फ्रांस पूरा क्रॉस कर गया। उसके पास एक टाइम में सिर्फ 100 टैंक थे, और अगर आप इस साइड से देखो तो हजारों टैंक थे, क्योंकि वो उस जल्दी से जल्दी वो बैटल एरिया में नहीं आ सके। तो ये चीजें बिल्कुल अलग है, इनका कन्वेंशनल वॉर, लॉन्ग टाइम कन्वेंशनल वॉर के पास ऊपर। तो हम लॉन्ग टाइम कन्वेंशनल वॉर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना इंडिया चाहेगा और ना पाकिस्तान लोकलाइज्ड वॉर की बात आप जैसा कह रहे थे। लोकलाइज्ड वॉर की बात जैसे करगिल में हुआ, करगिल में वो घुस गए अंदर, 30-40 किलोमीटर अंदर घुस गए। इंडिया ने ये फैसला किया कि इनको निकालना है वहां से, लेकिन हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेंगे, तो उन्होंने वॉर को लोकलाइज किया। इसलिए जो भी एक्शन होगा, मेरा ये मानना है स्ट्रेटेजिक वे में वो कामयाबी होती है, ठीक है। हाँ, वो बाद में पीछे गए, सब कुछ हुआ, लेकिन स्ट्रेटेजी उनकी कामयाब हो गई। और दूसरी बात यह है, आपको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को आप नहीं भूल सकते। जब ऐसा किया उन्होंने, तो नवाज शरीफ को बिल क्लिंटन के पास जाना पड़ा, और उन्होंने बोला नहीं, पहले आप फौज निकालो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, न्यूक्लियर आर्म्ड हो आप देश तो अब नुकसान हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अगर जब लोकल एक्शन होती है और आप ये प्रोजेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान इसका कसूरवार है, तो आप और आइसोलेट हो जाएंगे। तो ये डिप्लोमेसी, वॉरफेयर, कई सारे मुद्दे हैं जो आजकल के युग में काम आते हैं, और आप इनको सबको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं,
देखिए, ये MNF स्टेटस नहीं देना या आप बलूचिस्तान में करना या गिलगित बल्तिस्तान में कुछ करना, ये ठीक बात है, लेकिन सबसे हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम, हम इंडिया एक डेमोक्रेसी है और यहां देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, और वो है जो हमारे जवानों की कैजुअलिटीज कश्मीर में हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रही है, जम्मू में हो रही है, और लोग चाहते हैं कि आपको उसका बदला लेना पड़ेगा और वो भावनाएं आपको पूरी करनी पड़ेगी। आप बाकी छोड़ दीजिए, हम डिबेट यहां कर रहे हैं। शहीद नरेंद्र की भी बात मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूं कि जो अभी हालिया मामला सामने आया, उसके बाद जो सरगर्मी दिखी या रिएक्शंस दिख रहे हैं, क्या हमारी तरफ से सही स्टेप हुआ जैसा कहा गया था? मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पाकिस्तान के एक सहाफी को कहते हुए देखा है कि इस साल उनके 341 जवान शहीद हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है। ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ऐसी चीजें नहीं कर रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान के प्रेस में छप रहा है, इधर नहीं छप रहा है वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस है और आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी कुछ होता है इंस्टेंटली दुनिया भर में फैल रहा है वो बात। तो ये वॉरफेयर, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये बिल्कुल अलग प्रकार का वॉरफेयर है। अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेररिस्ट की जो ट्रेनिंग कैंप्स है, उनके जो लॉन्च पैड्स है, उनके जो बेसिस है, आपको उनको खत्म करना पड़ेगा। कम से कम 2-3 महीने के लिए कोई अंदर आ नहीं सकता, फिर आप बातचीत भी शुरू कर सकते हैं। सर, लेकिन तो फिर वो डेवलप हो जाएंगे, वो उनकी सरहद का मामला है, वो फिर से बना लेंगे, नए मिलिटेंट्स आ जाएंगे। ये बात क्योंकि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो तो नहीं खत्म होंगी, वो कहीं और बैठी हुई हैं। जी बिल्कुल ठीक है। मैं कह रहा हूं आपको ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स, आपने अभी सर्जिकल स्ट्राइक करी 5-6 किलोमीटर के ऊपर, वो लॉन्च पैड्स के ऊपर करी, आपको ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर करनी पड़ी, आपको बेसिस के ऊपर, और अगर वो तब भी नहीं मानते हैं तो आपको कौन रोक रहा है POK के अंदर जाकर उनको स्ट्राइक करने के लिए? उसके बाद अगर जंग छिड़ जाती है तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है ये सब जो हम बात कर, प्रॉब्लम है जब हमारे जवान शहीद होते हैं, जब कश्मीरी मारे जा रहे हैं कश्मीर के अंदर। और अब एसपीओस भी देखा, निहत है, एसपीओस को उठाकर आप मारे जा रहे हैं, तो आपको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं ये सब देख सकते, लोग नहीं मान सकते, लोग भी नहीं, लोगों के जज्बात जो है यस वो कहीं ना कहीं, हाँ, आपको कुछ मिलिट्री एक्शन करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, इसका असर जाहिर सी बात है मुल्क के अंदर पड़ेगा, क्योंकि आप मुल्क के लोगों के जज्बात की बात कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ये करे, एक मैसेज करे और स्टेप फॉरवर्ड हो। निनाद जी, ये स्टेप फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, ये दिख रहा है कहीं ना कहीं अंदर जो है, लोगों के अंदर जो है नाराजगी आ रही है। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 11 जगह पे किया या 7 जगह पे किया या 50 जगह पे किया, इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट द थिंग इज की अभी इस वक्त जो सिचुएशन है वो एक जज्बात जो है, वो जज्बात क्या पूरी तरह से कहीं ना कहीं नेगेटिव क्रिएट नहीं हो जाएंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट? नहीं, मैं डिसएग्री करता हूं। देखिए, हमारे आवाम को पता है कि 70 साल की ये लड़ाई है, हमारे आवाम को ये भी पता है, और या नहीं पता तो भारत के सर, लेकिन एक फॉर्मर आर्मी मैन, एक डिफेंस एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, इनको हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में हर इफ एंड बट्स के बाद ही कह रहे हैं। डेमोक्रेसी में जरूर प्रेशर पड़ता है, पर स्टेट्समैन का जॉब यही होता है कि इस प्रेशर को कैसे इंटरनलाइज किया जाए। देखिए, 3 बातें आप साफ समझ लीजिए। पहली बात कि थर्मोन्यूक्लियर, हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, हमारे पास थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स है, और उनके पास भी हाइड्रोजन बॉम्ब है। हाइड्रोजन बॉम्ब का मतलब होता है कि अगर समझ लीजिए कनॉट प्लेस पे गिरा तो 80 किलोमीटर में वाटर वेपर मिलेगा, कोई लाश नहीं मिलेगी। तो थर्मोन्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे जब वॉर होता है तो सब कन्वेंशनल वॉर ही होगा, जैसे मैंने पहले कहा था, और ये बहुत अजीब और क्रूअल लगता है। नहीं, हमें इट्स अ डिफरेंट पॉइंट, पॉइंट सेम है, हमें यहां पर इंटरनल जज्बात, आम हिंदुस्तानी जो चाह रहा है वो अगर नहीं हो रहा है, अगर शहीद नरेंद्र का हमारे सामने उसकी लाश पड़ी हुई है, हर इंसान अंदर से नाराज है, गुस्से में है, वो ये नहीं देख सकता है कि हमारे जवान के साथ इतनी ज्यादा वहशियाना बर्बरियत हो। खून का बदला चाहता है कि खून का बदला खून से ही लिया जाएगा, वो जवाब नहीं से ही लिया जाएगा, कहीं मुल्क की आवाम में रिएक्ट करेगी ना सर। आप मेरी बात सुनिए, खून का बदला खून से ही लिया जाएगा, पर ये सिलसिला बंद नहीं होने वाला। मैं ये कह रहा हूं, ये सिलसिला एक बार वॉर करके बंद नहीं होगा। 70 साल की लड़ाई 50 साल तक और चलेगी। इसीलिए और इसके लिए हमें हमारे आवाम को एजुकेट करना पड़ेगा। निजामी सर कह रहे थे ना, माजिद निजामी जी उसी बात पर कह रहे थे कि एक सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के इतना ज्यादा उसको भुनाने की कोशिश क्यों? साजिद साहब, माफी कीजिएगा, माजिद साहब। जी,
मैं आपको एक चीज जज्बात के ऊपर जो बात हो रही है, एक आम हिंदुस्तानी का कहीं ना कहीं जो जज्बा है, क्या वो पूरा हो रहा है? जी जी, तो इधर या कहीं नाराजगी है गवर्नमेंट को लेकर? इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लौटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अब आप इसको कितना भी पॉइंट्स देते रहिए कि ऐसा वैसा वैसा। मैं आपको एक आरटीआई का, अभी अब आरटीआई आई है होम मिनिस्ट्री से, बिल्कुल लेटेस्ट आरटीआई है, मैं उसको आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ इसके आदादोशुमार। ठीक है, आदादोशुमार 2011 से लेकर और 2013 तक 10 जवान शहीद हुए थे हमारे, ठीक। और 2014 से लेकर 2017 तक 43 जवान शहीद हुए हैं। ये लेटेस्ट 2013 से 2014 से 2017 तक 42 शहीद हुए हैं, और 2011 से 2013 तक ओनली 10 शहीद हुए हैं। ये आरटीआई होम मिनिस्ट्री से आई है, और ये खबर अभी मतलब लेटेस्ट। पाकिस्तान के 314 हुए हैं, और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद कहा है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट, आप पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। पाकिस्तान के कितने हुए हैं, कितने नहीं हुए, इसको आप कहकर हमारे कितने हुए, इसको डाइवर्ट मत करिए। को पहले ये समझने की कोशिश करिए कि पिछली गवर्नमेंट ने 3 साल में कितने जवान दिए उनको, और इस गवर्नमेंट ने कितने जवान दिए, ये कंपैरिजन करेंगे तभी शायद कुछ हल निकलेगा। 314 उनके लिए, और हमारे आप ये कह रहे हैं कि 314, मैं ये पाकिस्तान कह रहा है, हम नहीं कह रहे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान कह रहा है, मैं कहना ये चाह रहा हूं, एक आम हिंदुस्तानी होने की हैसियत से हमने इस गवर्नमेंट को ये कहकर चुना था कि हम जो है एक के बदले 10 लेकर आएंगे, तो हम तो उनके बदले में 4 गुना दे रहे हैं पिछली गवर्नमेंट के मुकाबले। हम ज्यादा ले रहे हैं, 314 उनके। क्या बात कर रहे हैं आप? 314 आप एक सहाफी के बयान को आपने वो बना लिया, और होम मिनिस्ट्री ने खुद कहा है, होम मिनिस्ट्री एक्सेप्ट करके आरटीआई का जवाब दे रही है। खुद कहा कि हमारे 314 जवान शहीद। पाकिस्तानी नहीं, तो आप ये भी तो भूल रहे हैं कि लेकिन मैं सर, ये जो आप मेरे पास एक रिपोर्ट है, मेरे पास भी एक रिपोर्ट है सर, जो आप 42 की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं सर आप सबके पास आऊंगा, आप सबके पास आ रहा हूं, लेकिन माजिद साहब ठीक है, वो आप जो आरटीआई का जिक्र कर रहे हैं वो आदादोशुमार है, लेकिन हम हमारे पास ये भी है कि अकेले 2015 में ही 39 जवान, 2016 में 82, 2017 में 80 और 2018 जुलाई तक 49 जवान शहीद हुए हैं। सर हम तो रोज देख रहे हैं वैसे, और ये जो 42 आप जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ एक स्पेसिफिक वर्क का है, क्योंकि हम सर लगातार इस पर रिपोर्टिंग करते हैं, बताते भी रहते हैं। मैं यहां पर अगर देख रहा हूं तो सिर्फ अकेले 2015 में ही 39 जवान शहीद हुए हमारे साथ। नहीं, ये पाकिस्तानी की बात नहीं, मैं बता दूं, ये आर्मी का और उसका डिफरेंट अलग अलग है, मतलब हमारे। ठीक है, लेकिन जो आदादोशुमार हमारे पास है सर, वो देखिए आर्मी ऑफिशियल्स की ही तरफ से है कि 2016 में 82 जवान शहीद हुए, 2017 में 80 जवान शहीद हुए, 2018 में 49। अभी मेरे पास वो नहीं है सर फिलहाल, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास नहीं है। 314 आप कह रहे हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी आर्मी ने कहा। ठीक है सर, आप कह रहे हैं या फिर पाकिस्तानी आर्मी ने कहा, आप कोट कर रहे हैं, लेकिन उसको डिनाई नहीं किया मैंने ना, एक बार भी डिनाई नहीं किया। करेक्ट कहा मैंने, बोला कोई बात कही आपको, नहीं टोका सर, इसीलिए नहीं टोका क्योंकि मैं उस बारे में क्यों टोक लूंगा, जब मैं जान रहा हूं कि अगर आप एक तस्दीक शुदा बात कर रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन मेरे पास जो आदादोशुमार है मैं वो भी बताऊंगा। जी बिल्कुल। त्रिपाठी सर, ये जो हम बात कर रहे हैं बार बार, लेकिन जैसा टिक्कू सर ने कहा वो बहुत ज्यादा हैरानकुन भी था, क्योंकि हम तो आमतौर पर देखते हैं कि ऑन पेपर हमारे पास इतने मिसाइल, इतने टैंक्स, इतने प्लेन्स, इतने कैरियर्स, लेकिन जब हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो सिचुएशन बदल जाती है। और जो हरबा एक तरीके से पाकिस्तान अपना रहा है या अपनाता रहा है, वो हमारे लिए दिक्कत वाला हो जाता है। देखिए, 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो मैं टिक्कू साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ये चीजें जो कि हमारे पास कितने हथियार हैं, कितने असलहे हैं, कितने जवान हैं, ये चीजें कन्वेंशनल वार के लिए ठीक होती हैं। और पाकिस्तान से आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई कन्वेंशनल वार नहीं होने वाला है, ये बात तो सच है। दूसरी चीज ये है कि जैसा ये कहा कि कितने जवान हमारी ओर से मर रहे हैं, कितने जवान उनकी ओर से मर रहे हैं, आंकड़ों की बात है, ज्यादा होंगे कम होंगे, लेकिन एक भी जवान हमारी ओर से मरेगा तो जज्बाती तौर पे हमें तकलीफ होगी और आवाम को तकलीफ होगी। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, बड़ा हार्ड फैक्ट है कि डिप्लोमेसी और मिलिट्री एक्टिविटीज में जज्बातों की वो नहीं होती, जज्बात ये फैसले नहीं लिए जाते। बिल्कुल। मिलिट्री अपने फैसले लेगी जब उसे फैसले लेना होगा, डिप्लोमेसी अपने फैसले लेगी, दूसरे और पैरामीटर्स होंगे उनसे, वो ये पूछ के भी नहीं लेते लोग फैसले कि हाँ हमारे इतने जवान मरे हैं तो हम क्या करें। एक चीज ये उठती बार बार,
कई पार्टियों ने भी और कई लोग कई पैनल्स पे बात करते हैं कि साहब कड़ी कार्रवाई और होनी चाहिए। किसी ने भी ये नहीं कहा कि कड़ी कार्रवाई का स्पेसिफिक मतलब क्या है। क्या हम ऑल आउट वॉर कर दें? वो हम नहीं कर सकते। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे और पैनलिस्ट ने कहा है, हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ, निनाद सर आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ जल्दी से, मेरे पास वक्त कम है। हाँ, जल्दी से त्रिपाठी सर, हाँ जल्दी से, अब आपकी बात पूरी हो जाए। मैं आ रहा हूँ सर, त्रिपाठी सर की बात पूरी हो जाए। पाकिस्तान की फितरत तो ऐसी ही रहेगी। हमें ये करना होगा कि हमें सिर्फ एक फ्रंट पे नहीं, एक तरीके से नहीं, सिर्फ मिलिट्री तरीके से नहीं, डिप्लोमेसी से भी, आवाम को भी अपने पक्ष में लेके हमको और जैसा कि अभी देखिए सर, हमें जो है ना, हम अवाम के जज्बात की बात कर रहे थे। अवाम का जज्बा क्या है, वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हमारे गवर्नमेंट से। अभी देखिए हमारे 15, 16, 17 और 18 जुलाई 2018 तक के हमारे पास आदत शुमार की बात कर रहे थे, वो टोटल सर 250 हो जाते हैं। 14 का नहीं है, जुलाई के बाद जितने हमारे जवान शहीद हुए उसका आंकड़ा नहीं है। और वहां 314 की बात निनाद सर कर रहे हैं। सर एक के बदले 10 तो नहीं आ रहा। वो तो नहीं आ रहा। 250 जो है 2015, 16, 17 और मिड 18 तक में 250 हमारे जवान शहीद हुए। 2014 का आंकड़ा नहीं है, जुलाई के बाद का आंकड़ा नहीं है। सर जज्बात कहीं ना कहीं इंसान परेशान हो रहा है, हिंदुस्तान का आम शहरी, की आखिर हम करारा जवाब कब देंगे? देखिए, करारा जवाब अगर देना है तो 3 चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात, करारा जवाब अगर देना है तो प्रलय या कयामत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम नहीं जब ये बात कही गई, मेरे को देखिए हमारे जवाब दे रहा आप मेरे को 2 मिनट सर, 2 मिनट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, 2 मिनट है नहीं, मुझे वाइंड अप करना है जल्दी से। आप लोग शॉर्ट में रिएक्शन देते जल्दी, निनाद सर, और ठीक मैं उसके बताऊंगा। निनाद जी, तो मेरे ख्याल से सियासती बयानबाजी बंद करके चुपचाप बॉर्डर पे एक्शन की बयानबाजी से ही तो भावनाएं जो है वो भड़कती हैं और इंसान के अंदर जज्बा आता है, वो बयानबाजी से बचना चाहिए। एक्शन ज्यादा करना चाहिए, बयानबाजी कम, एक्शन ज्यादा। माजी साहब बहुत जल्दी से। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, आपने जो सवाल किया उसका सबसे बेहतर तरीका मुझे लग रहा है, कोल्ड वॉर खत्म नहीं होगा, जैसा आपने भी कहा, ये चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म है ये। ठीक है सर। लेकिन इसके लिए पॉलिसी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे जवान शहीद ही ना हो। ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी हो भाई साहब। ठीक है सर, पड़ोसी नहीं बदल सकते हम। लेकिन जब जंग पर, जब सरहद पर जो है ना फौजी तैनात होंगे, तो हमें ये, क्योंकि फौजी खुद भी कफन बांध करके सर पर जाता है, और हम ये मान लें कि एक भी ऐसा नहीं होगा तो ये भी मुमकिन नहीं है। लेकिन बात यही है कि हम एक के बदले 10 का अगर जवाब देंगे तो हमारा एक भी नहीं होगा। ठीक है सर, वक्त बिल्कुल भी नहीं हमारे पास। आप सभी हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कम से कम इन सब के बीच ये जो पूरा डिस्कशन था, इतने में पाकिस्तान को तो ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की हैसियत, चाहे किसी भी सतह पर बात करने की बात कर ली जाए, नहीं है कि वो हिंदुस्तान को किसी भी तरह से आईना दिखाए या फिर उसको गिदड़ भपकी दे। क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा और हिंदुस्तान ने रिएक्ट किया तो दिक्कत उसके लिए होगी। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।